बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी साहब ने मुस्लिम लीग ख़ाफ के रहनुमाओं से आज मुलाकात की। मुलाकात में दौरान गुफ्तगू उनका कहना था कि हमें पाकिस्तानी बनकर सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। जबकि 17 तारीख को इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान करेंगे। इस समय दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, इस वक्त सियासी जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए सदर आरिफ अलवी साहब हमें काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। सागदार साहब से भी वो मुलाकातें करते रहे, आज काफ लीग के रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। क्या इन मुलाकातों के नताइज हम आने वाले दिनों में देख सकेंगे? आरिफ अलवी साहब, मुझे नहीं पता कि कौन सी सियासी कशीदगी कम करने में वो कामयाब अभी तक हुए हैं, क्योंकि पिछले कई माह से या माह साल से जो मामला चल रहा है उसमें कोई आरिफ अलवी साहब की कोई ऐसा बड़ा क्राइसिस नहीं है जो आरिफ अलवी साहब की वजह से ख़त्म हो गया हो। आरिफ अलवी साहब एक चैनल ज़रूर हैं, उनसे इसहाक डार साहब भी मिल लेते हैं। ज़ाहिर इसहाक डार साहब इमरान खान से तो नहीं मिलेंगे या इमरान खान से नहीं मिलेंगे, या जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उनसे मिल लेंगे, ज़ाहिर उनकी एक आइनी हैसियत है सदर की, लेकिन या सादिक साहब मिल लेंगे। लेकिन उससे हट के बाकी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बड़ा बहरान, और उनके पास कोई ऐसा कोई पावर्स भी नहीं है प्रेसिडेंट के पास। वो सिर्फ एक चैनल दरमियान में उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की कई दफ़ा शायद उनको कामयाबी हुई भी हो। हमें पता है कि जो साल गुजर रहा है इसमें उनकी कई मुलाकातें हुई दरमियान में। जो पुरानी अस्करी क़यादत थी उसके साथ उन्होंने मुज़ाकरात, इमरान खान साहब भी बैठे, उनके ऑन रिकॉर्ड हैं वो मीटिंग्स जो कि ईवान सदर में हुई, लेकिन उनके नतीजे में उसका कोई रिजल्ट तो नहीं आया ऐसा सच कि हम कहें कि कोई इमरान खान साहब या कोई भी फरीक उस पर कायल हुआ। तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ बातें हैं, और जब तक ये चीज़ सामने नहीं आ जाती, यानी कि इमरान खान साहब भी जाहिर है कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और हुकूमत की तरफ से भी एक खामोशी इख्तियार की गई है पिछले 2 या 3 दिनों से। अगर जो मैंने कल भी बात की थी, पहले तो ये था ना कि अच्छा तोड़नी है असेंबलियाँ तो तोड़ो और हम इलेक्शन कराएं, फौरन इलेक्शन कराएंगे और ये सारा। तो हुकूमत की तरफ से भी ज़ाहिर है या सादिक साहब और इसहाक डार साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो सदर से मिले हैं, तो फिर उसके बाद यकीनन अब मईशत पे तो बात हुई है सिर्फ, ये तो सदर क्या करें मईशत पे बात, तो सदर का क्या रोल है। तो लेकिन असल जो बात है वो यही है कि गालिबन असेंबलीज़ को ना तोड़ा जाए, और अब मुख्तलिफ इसमें शख्सियात मुख्तलिफ बात कर रही हैं। असेंबलियाँ ना टूटें, उसके नतीजे में बहरान पैदा हो जाएगा। फैसला करना है इमरान खान ने, और इमरान खान फैसला कर चुके हैं और इमरान खान ऐलान कर चुके हैं। ये आरिफ अलवी साहब तो उस ऐलान के बाद गए हैं, और आरिफ अलवी साहब पहले भी लाहौर गए थे जब ये क्राइसिस पैदा हुआ था, ये गुज़रे महीने जब चेंज ऑफ कमांड हो रही थी, तो उसमें भी कोई ख़ास उस वक्त भी कोई बड़ा नताइज नहीं निकले थे। तो आरिफ अलवी साहब अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आरिफ अलवी साहब वो फैसला जो इमरान खान कर चुके हैं उसको किसी भी अंदाज में इमरान खान साहब को उस फैसले से पीछे ले जा सकेंगे। तावक्त ये कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात हो कि अच्छा, हुकूमत की तरफ से जो बात हो रही है वो ये कि हम अपना सियासी सरमाया दाव पे लगा चुके हैं। मुल्क का मसला ये है कि मुल्क के अंदर सरमाया ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ सियासी सरमाया भी इशू है, मुल्क का सरमाया भी इशू है, और ये तो तय बात है कि डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहा पाकिस्तान, लेकिन उसके साथ साथ डॉलर्स कम हो रहे हैं। डॉलर्स बाहर से कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन सा बरादर मुल्क देगा, किस तारीख को देगा, कब शिफ्टिंग, कब कैसे होगा, वो अभी तक वो हवा में चीज़ चल रही है। और 4 हफ्ते के रह गए थे, तो अभी हम कह सकते हैं कि 3 हफ्ते 3.5 हफ्ते के ज़खायर रह गए होंगे, क्योंकि हर हफ्ते जो है वो तकरीबन 50 करोड़ रुपया 50 करोड़ के उससे गिर रहा है। अच्छा, तो अब ये है कि इसमें मईशत पे अब कितनी बात की जाए, एक आदमी ने फिर बात कर लेंगे मईशत पे, तो और नीचे गिरी होगी। खान साहब के पास पॉलिटिकल ऑप्शन इसलिए नहीं है कि देखें खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये असेंबलियाँ डिज़ोल्व करने का हुकूमत के साथ, यानी ये मई में तय हो गया था, ये नवाज शरीफ साहब ही मान गए थे। फिर आखिर में क्या हुआ ये कहानी कभी नवाज शरीफ साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, लेकिन इसकी तरदीद भी नहीं हुई, और वो यही था कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद आए, वो जब उससे पहले 25 को आए ना, तो 20 तारीख को असेंबलियाँ तोड़ने पे नवाज शरीफ साहब भी रेडी हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं,
जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया तो उन्होंने कहा नहीं, तकरीर भी लिख चुके थे असेंबलियाँ तोड़ने की, शहबाज शरीफ साहब, ये भी ऑन रिकॉर्ड बात आ चुकी है। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू हो गया सिलसिला, होते 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 तो अब यहाँ पे मामला आ गया है कि अब हुकूमत के पास, यानी वफाकी हुकूमत की अरेंजमेंट जो है, उसने कुछ ना कुछ तो देखे जाना है। जो इसहाकडार साहब कह रहे हैं कि हमारा सियासी सरमाया, लेकिन सियासी सरमाए के चक्कर में वो मुल्क की मईशत का वो बात नहीं कर रहे इसहाकडार। सब ठीक होगा, क्या ठीक होगा वो अल्लाह जानता है, कैसे ठीक होगा, कब होगा। IMF का 9वां और 10वां जो रिव्यू एक साथ होगा, वो IMF की शराइत तो अपनी जगह है। ये अगर हमारे बरादर मुल्क पैसा दे भी दें तो वो उनकी शराइत तो अपनी जगह है, इतना टैक्स लगाओ, ये करो, फलां करो, उनकी शराइत से इन पैसों का कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये इनसे, इनके साथ अगर ये डिपॉजिट होगा तो टच नहीं कर सकते आप, और अगर डिपॉजिट नहीं होता तो आप तो कापी के, और जिनके पैसे आपने देने एयरलाइंस के, फलां डिमाकना, LCM वो पैसा फौरन निकल जाएगा, फिर वहीं खड़े होंगे दोबारा जाके IMF के सामने। तो ये कोई मसले का हल नहीं है। वफाकी हुकूमत को भी इस बात के अरेंजमेंट को भी अंदाजा है कि ये जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे बोझ बढ़ता जा रहा है। वो बहुत अच्छा था उसी वक्त, इसहाकडार साहब कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं अंदाजा था कि क्या हुआ, मईशत का इतना बुरा हाल है। और हम भी कह चुके हैं कि खाली इसहाकडार साहब की गलती नहीं है, ये तो तबाही कई सालों की है। अब मसला ये है कि अब वो इलेक्शन ईयर शुरू हो गया, और इलेक्शन ईयर में क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, क्या करेंगे, ये तो डे टू डे बेसिस पे हुकूमत चल रही। एक दिन एक इत्तेहादी नाराज, दूसरे नाराज, इधर उधर करप्शन, यहाँ लूट मार का एक बाजार गर्म है। और जो बाजार गर्म है लूट मार का, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा वज़रा के, मुझे नहीं पता कि सूबों का क्या हाल है, क्या वहाँ पे हो रहा है खेल, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में तो लूट मार का बाजार गर्म है। उसमें जो है वो कई वज़रा और इत्तेहादी और ये वो, अच्छा सबके जहनों में ये कि हमारा आखिरी दाव लगा हुआ है, तो जितनी लूट मार करनी है कर लो, क्योंकि आखिरी दाव लगा है, इसके बाद पता नहीं क्या होता है, इलेक्शन में आते हैं नहीं आते, क्या होता है क्या, तो सब लूट मार जितनी करनी है कर लो। तो वो जो है, और वो सारी की सारी वो रिकॉर्ड हो रही है। और जाहिर है कि ये मामला इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक इशू इसलिए बन रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो नई हमारी इस्टेब्लिशमेंट आई है, वो उसके सामने सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने ये कहा कि जी एक करप्शन स्कैंडल उठाया, और उस स्कैंडल के ऊपर जो बात कही जाती है वो, तो ये जो करप्शन हो रही है सारी, इसको कैसे डिफेंड, ये कैसे डिफेंड होगी आने वाले दिन, ये क्राइसिस है। एक करप्शन स्कैंडल उन्होंने उठाया, खान साहब के सामने जो बात है वो, उसके ऊपर खान साहब नाराज हुए और तब्दीली हुई, तो वो, लेकिन अब यहां जो लूटमार हो रही है वो कैसे डिफेंड होगी, और जो चेहरे हैं और जो सारे मामलात हैं, तो ये यहाँ पे एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब का जो वो है, उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। उनके पास टाइम इसलिए नहीं है कि आप 1 तारीख को अनाउंस करते हैं कि दूसरी तारीख को, दूसरी तारीख को, तीसरी को, चौथी को, अब 17 को अनाउंस करेंगे। तो अब अच्छा, अभी मैंने मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात की, तो मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। हुकूमत में भी इस अरेंजमेंट में भी ऐसे ही है, उधर भी ऐसे ही है। एक तो राय ये है कि जी वो जो है वो परवेज इलाही साहब जो है वो कहते हैं कि वो ऑन रिकॉर्ड भी कह चुके हैं कि मैं तो कह चुका हूं कि मार्च तक ले जाओ, लेकिन इमरान खान साहब कि मैं 17 तारीख को 8 बजे ऐलान करूंगा और 17 तारीख को 23 का ऐलान करूंगा। ये बात दोबारा आज कही, सर बिल्कुल आज दोबारा 17 और 23 वाली बात की ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और साथ ही हम चले जाएंगे वहां पे। और साथ ही ये कि वो एक खत निकाल के, वो भी बात चल रही है हुकूमत का, जो मुस्लिम यूनियन है उनका ये कि इस्तीफा मंजूर करेंगे या तहरीक पेश कर देंगे, वहां तो इजलास चल रहा है। एक फड्डा, एक अदम इस्तेकाम रहेगा मुस्तकिल जो भी होता है। इमरान खान ऐलान नहीं करते तो इधर वो तैयार बैठे हैं। अच्छा, दूसरी सूरत में इमरान खान साहब की बात पहले भी मैंने कही थी कि इमरान खान साहब के मसाइल खत्म नहीं हो रहे। अगर इमरान खान साहब का ये ख्याल है, या कुछ लोग उनसे कह रहे हैं कि जी आप दिफाई पोजीशन में चले जाएं और असेंबलियों में बैठे रहें, जो इमरान खान कह चुके हैं कि मैं स्टेटस को का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन वो बने हुए हैं अभी तक। तो अगर वो ये जो उनको लोग कह रहे हैं कि जी आप रहें अभी और असेंबलियों में आप रहते हैं, तो इमरान खान साहब का सियासी सरमाया खत्म हो जाएगा, और साथ ही हुकूमत जो है वो फिर एक जारहाना अंदाज में इन सारे केसेस के पीछे लगेगी, जिसमें तोशा खाना, जिसमें ये अरबों का आपके सहार है, तोशा खाना, नाहली, ये वो सारे फौजदारी मुकदमा, नहीं वो तो मुकम्मल तौर पर। और अगर खान साहब अगर इसको तोड़ देते हैं असेंबली, तो उनको कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर आपकी नहीं होगी, आपकी गवर्नमेंट ही नहीं होगी, तो यहां पर जो बैठे हुए हैं तो वो भी सारा चला जाएगा, तो यहां तो दूसरे आ जाएंगे उठा। लेकिन इमरान खान साहब का अब ये वो इशू है कि इससे यहां से आगे इमरान खान साहब नहीं खींच सकते, क्योंकि मरकजी वफाकी हुकूमत ने दोनों सूरतों में ये करना है। ये वाला कार्ड अगर इमरान खान साहब मिसाल के तौर पे 17 तारीख को 23 तारीख का ऐलान नहीं करते। अच्छा, मैंने अभी पूछा परवेज इलाही साहब की पोजीशन क्या है, ये मैंने इनके रहनुमाओं से पूछा, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं से। उन्होंने कहा जी परवेज इलाही साहब के पास क्या ऑप्शन है। परवेज इलाही साहब जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, क्या वो जो कल मैंने बात की, वो कितने लोगों को टिकट देंगे, मतलब कितने लोगों को इलेक्शन का टिकट देंगे, मतलब वो जो 10, 15, 20 लोग जो कौमी असेंबली में चले गए थे उस तरह उनको भी देंगे, इधर भी देंगे,
तो मैं सालिक साहब को भी देंगे, परवेज इलाही साहब को भी देंगे, किसको देंगे, कहां तक देंगे, तो मतलब तारिक चीमा साहब को भी देंगे, उनको भी, कितने लोगों को कितने टिकट देंगे। तो फिर आखिर में पता चला कि शाहिद खान अब्बासी और राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब बाहर खड़े हैं और टिकट तो वो ले गए सारे। तो वो नवाज शरीफ साहब क्यों, मतलब उनकी अपनी पार्टी गायब हो जाएगी सारी। तो वो कहते हैं कि मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। लंदन में उनके जो जराए कहते हैं कि मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है, शहबाज शरीफ ने, जरदारी साहब ने की हो तो की हो। अच्छा, अब इसी तरह से सालिक साहब से मुलाकात हुई, उनकी तो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, लेकिन मैंने पूछा कि भाई कोई कमिटमेंट हुई है टिकट, फिर कहा नहीं कमिटमेंट क्यों, ये सब तो ऐसी बात ना करते हैं ना, उनसे कोई कहता है तो वो तो, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई आप करें, मतलब ठीक है हो रहा है नजारा, लेकिन वो टिकट से आगे कैसे होंगे इलेक्शन में। और पता चला तो ये एक बड़ा इशू है। अच्छा, फिर उधर से ये हो रहा है कि फिर ये बात चली कि जी परवेज इलाही साहब जो है वो उन गारंटी मांग रहे हैं कि मुझे अगला वजीर आला बनाया जाए। तो अगर परवेज इलाही साहब को बनाया जाए पीटीआई की तरफ से तो फिर वो असेंबली तोड़ेंगे। ये बात मैंने पूछी पीटीआई के लोगों से, तो पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये हमसे क्या पूछेंगे, वो क्या नवाज शरीफ बनाएंगे इनको अपना वजीर आला, इनके पास ऑप्शन क्या हमारे साथ जाने के अलावा। तो ये हमारे साथ रहेंगे तो बड़ी इज्जत से रहेंगे और बड़ा इनका कदर होगा। बाद में देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनता है कौन नहीं बनता, लेकिन इतना हमें पता है कि नवाज शरीफ इनको नहीं बनाएंगे और ये भी जानते हैं। और ये तो मामला उस वक्त से है, वो पुराना मामला मुशर्रफ साहब के दौर से पहले का मामला कि जी वो वादा कर लिया था और शुजात साहब से और बना दिया उनको। और ये तो मामला तख्त पंजाब का, जो परवेज इलाही साहब और नवाज शरीफ साहब, यानी नवाज शरीफ और परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाएंगे। ये कुछ किसी जो थोड़ी बहुत सियासत जानता है इस मुल्क में, वो ये कमिट करेंगे कि अच्छा जी आप इस मरहले पे जरा इमरान खान साहब के साथ ना जाएं तो हम आपको वजीर आला बनाएंगे। दुआ खैर पोजीशन भी तो नहीं है ना इस वक्त, वो तो मुत्तहिदा हुकूमत बनी हुई है। ये अब वो दुआ खैर का टाइम नहीं है। अब तो देखिए ना, अब वो थोड़ी होगा कि उधर भी दो किश्तियों में। अब तो जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है। इमरान खान साहब 17 तारीख को, या तो देखें ना, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा 17 या 23 या 17 को अनाउंस कर देंगे कि आज असेंबलियां तोड़ दो और 23। अच्छा, ये बीच में 2 नंबर अगर हुई कि जी वो खत चला गया वो उधर से, वो कौमी असेंबली में, हाँ नहीं मैं बात कर रहा हूँ सूबाई पंजाब असेंबली की बात हो रही है ना इस वक्त, वो कि जी वो उधर से खत निकाल के दे दिया गवर्नर ने कि जी आप तो अदम इत्मीनान लें और ये हो गया और असेंबली बच गई। तो ये सारा का सारा फिर ये मलबा गिरेगा पीटीआई के ऊपर कि आपने डबल गेम किया और इमरान खान को पता नहीं था ये क्या वो। तो ये करना ही करना है परवेज इलाही साहब ने, जो भी करना है। और अगर वो नहीं करते तो खान साहब ने इस्तीफे देके निकालना है। अब वो 180 नहीं तो 175 रह गए, 175 नहीं तो 70 रह गए, जितने भी हैं वो इस्तीफे देके और सब्तैन खान से कहेंगे आप एक्सेप्ट करें और सब्तैन खान उनके स्पीकर हैं वो एक्सेप्ट करें, खान साहब बाहर आ जाए। ये एक रास्ता। दूसरा ये कि ये खत जो लिखा गया है, ये खत पहले क्यों नहीं लिखा गया, ये अदालत ने अब कहा है चलें जी कौमी असेंबली के अंदर। लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके नतीजे में जो एक बुनियादी चीज है वो मुल्क में नहीं आ रही, और वो है इस्तेकाम। और बुनियादी इशू जो है वो इस्तेकाम है। और इस्तेकाम अगर आप इसमें सकिन हो जाएंगे ना, यानी रियासत और हम लोग सारे फंस गए हैं इसमें अगर फंसे रहेंगे ना, तो फिर वो होगा जो चमन पे हो रहा है, फिर वो होगा जो आपका मगरिबी बॉर्डर पे तलखी बढ़ रही है। यानी आपका जो मशरकी बॉर्डर है वो खामोश है, लेकिन आपका जो मगरिबी बॉर्डर है वो एक दफा फिर वहां से फायरिंग हो रही है, शहादतें हो रही हैं, क्या हो रहा है। सेंटकॉम के चीफ पाकिस्तान आए, उनके आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। तो वो ये सारे जो रीजनल मामला हैं, साथ ही देखें इसको आप बिल्कुल सेंट्रल एशिया की पॉलिसी से, इसको बिल्कुल आप सेंट्रल एशिया की सिचुएशन से, नॉट पॉलिसी, सिचुएशन से सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है। ये अफ्रीका के सारे लोग पहुंचे हुए हैं, बाइडेन के साथ 3 दिनों के बाद क्या बात सामने आती है। ये रशिया, चाइना, ये अमेरिका, ये सारा गेम चल रहा है ना। ऐसे ही तो नहीं जाके बैठ गया चाइना जिबूती पे। तो बात ये सारी कि वो ये पूरी ग्लोबल गेम में जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान की अदम इस्तेकाम, इसकी मईशत और मईशत के साथ सिक्योरिटी। जहां मईशत खराब होनी शुरू होगी, अभी सोशल अनरेस्ट पैदा होगा, ये कत्ल वो कत्ल, ये महंगाइयां वो महंगाइयां, अद्वियात की शॉर्टेज, आगे पीछे दाएं बाएं। इशू ये सारा कि इसको जल्दी खत्म करना है। और ये खत्म अगर नहीं हो रहा तो फिर उसका मतलब है कि आप फिर बह गए। यानी बहस से मतलब है कि वो फिर उसी में सकिन हो गए सब कि आपस में इसको पैसे दे दो, इतने करोड़ का इसको दो, इतने अरब दे दो, ये सीटें तोड़ो, ये तोड़ो। उसके मुतामिल नहीं हो सकते आप, रियासत मुतामिल नहीं हो सकती। तो इसलिए जो भी कुछ होना है वो अब फैसला फौरन करना है कि क्या इलेक्शन आगे जाएगा। इलेक्शन अगर आगे जाएगा तो सब उसको एक्सेप्ट कर लें कि भाई ये मई में होगा, जून में होगा, ये जो है ये जब भी होगा, यानी जो हुकूमत कह रही है वो करें। या ये कि इमरान खान साहब के कहने में मार्च यानी अभी तोड़ेंगे तो मार्च पे लास्ट डेट है, उसके बाद फिर वो आगे चला जाएगा। या कोई दरमियानी रास्ता तलाशो, लेकिन स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही।
इस ये अलग चीज है। डिफॉल्ट तो पाकिस्तान अल्लाह ना करे कब हो, लेकिन जब डॉलर्स नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना, मईशत का खराब होना और डिफॉल्ट की तरफ जाना। लेकिन आप डिफॉल्ट की तरफ जाने की बात तो मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि ये सारी सिचुएशन प्लस ये है कि पड़ोस में आपके हालात इतनी तेजी से, पड़ोस से मुरादी अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं। वहां पे चाइनीज पे अटैक हुआ, उससे पहले पाकिस्तान पे अटैक हुआ, उसके बाद चाइना के लोगों ने विड्रॉ किया वहां से। चाइना किस तरह कम्बैट करेगा अफगानिस्तान में, ये देख रहे हैं आने वाले दिनों में। और ये जो इंडिया और चाइना का मसला है, ये मैं इसको एज अ स्टूडेंट आप समझ लें, या एक अपनी नाकस मेरी जो अकल है वो काम नहीं कर रही कि इसको इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है। चाइना की तो क्लियर है, चाइना की तो क्लियर है ना स्ट्रेटजी कि ठीक है ना, वो तो उनकी बिल्कुल के पाम है और ये 5 फिंगर, ये हमने जाना है यहाँ पे, ठीक है, हमने वापस लेने, हमने उत्तराखंड को भी लेना है, हमने अरुणाचल प्रदेश को भी, साउथ उसको तो तिब्बत कहते हैं, वो साउथ तिब्बत, तो वो कहते हैं उसको भी लेना है हमने, लद्दाख ताइचन ये सारा वो ले लो के बैठ गए। मेरे लिए जो एक सवाल है ना वो ये है कि इंडिया की, यानी आप ये मुझे नहीं समझ, आज देखिए इंडिया टुडे ने आज एक पूरा मजमून छापा है और उसमें वो चाइना रिपोर्ट और CSIS की फिगर्स को उन्होंने उठा उठू के, जिस दिन अटैक होता है ना, कोई इस किस्म का कोई वाकया होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई इनकी जंग झड़ा, ये कोई तनाव नहीं था। ये आप समझें कि जब से स्टार्ट हुआ है ये गलवान वैली के अंदर जो 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, उसके बाद ये दूसरा वाकया हुआ है। उसकी डिटेल्स सामने हादसाती तौर पर आई, वरना तो आती भी ना, 4 दिन की डिले से। जो बात एक अजीब सी है वो ये है कि इंडिया टुडे ने, अगर हम देखें तो इंडिया टुडे ने आज एक मजमून छाप दिया पूरा, हाउ इंडिया चाइना LAC फेस ऑफ में इंपैक्ट न्यू दिल्ली, नहीं ये नहीं, ये है तवांग क्लैश मैपिंग चाइना एयर इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर। अच्छा, इन्होंने मैपिंग की है इसमें, यानी मैपिंग करके इसमें CSIS के इन्होंने मैप्स उठाए हैं, चाइना रिपोर्ट के मैप्स उठाए, पूरी एक रिपोर्ट छाप दी है। ये रिपोर्ट कोई अचानक एक दिन में तो नहीं आई ना, ये देखें, ये होता अजीब मामला होता है कि जब इनकी जंग छिड़ जाती है तो अगले दिन या 2 दिनों के बाद या बताते हैं आके, एक रिपोर्ट सामने आती है कि जी यहां पर चाइना अपने अड्डे बना चुका है, यहां पे चाइना खड़ा हुआ है, यहां चाइना बैठा हुआ है, अब ये देखें, ये जितने रेड स्पॉट्स हैं ना, ये LAC के नजदीक उनके एयरपोर्ट्स बने हैं, एयरपोर्ट्स हैं। अच्छा। ये गांव नहीं है, ये एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स। अच्छा, और उसके बाद ये अगर हम इसको दूसरा मैप दिखाएं तो इस पे लिखा है मेजर एयर स्टेशन नियर इंडो चाइना बॉर्डर, ये ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप इनको ये देखें इसमें कि वो ये कह रहे हैं कि जी पॉसिबल अकोमोडेशन, मेंटेनेंस, सपोर्ट फैसिलिटी है किसी जगह पे, और इसमें जो है वो होतान एयरबेस है, निगरी गुंसा एयरबेस है, उसकी सैटेलाइट पिक्चर आ रही है, उसके बाद शिगात्से पीस एयरबेस है, उसके बाद जो है ये सारे यहाँ पर डिफेंस सिस्टम्स हैं, यहाँ पर रहने की उनकी जगह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं, और जनाब ये सारा का सारा, यानी आप ये देखें कि ये जो एयरपोर्ट्स हैं, ये एयरपोर्ट उन इलाकों में बने हैं जिन इलाकों में कुछ भी नहीं था 2-2.5 साल, कुछ था ही नहीं 2-2.5 साल पहले, अब पूरी वह बिल्डिंग, सड़कें, ब्रिजेस। अच्छा, ये रिपोर्ट मैं जिस बात पे हैरान होता हूं वो ये कि इंडिया इसको किसी प्लान के तहत सरेंडर कर रहा है। यानी अब देखें ना, सिकताई पीस एयरपोर्ट जो है, ये लार्जेस्ट सिटी तिब्बत की जो है सिकताई, वहां पे बना हुआ है, और ये जो है ये 150 किलोमीटर दूर है सिर्फ तिब्बत का जो इंडिया से बॉर्डर लग रहा है, वो ये वहां पे बना हुआ है। इस पे फाइटर एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं। अच्छा, रिफ्यूलर्स भी हैं इस पे। अच्छा, फिर उसके बाद जो होतान एयरबेस है, ये होतान एयरबेस है एक्साइचन। अच्छा, और ये जो है ये बहुत तेजी के साथ बनी है, 4200 मीटर का रनवे इस पे बन गया, ये इनको अब नजर आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे चले जाएं तो इसमें फिर इनकी नक्साई गुंसा एयरबेस है। अच्छा, ये फिर इस पे ये 4270 मीटर की बुलंदी पे, और कैटर ये मिलिट्री के जहाज भी और सिविलियन भी, ये अभी बने। अच्छा, और ये कब बने? लेट 2020 में, यानी 2020 में बनना शुरू हुए, तो अब इनको पता चल रहा है। ये आप इनकी फिगर्स वो देखें जरा, जो इनकी इसको जूम इन करके आप देखें ना, पूरी रनवेज बन गई है वहां, यानी चाइना वहां पे मुस्तकिल बैठ गया। चाइना उत्तराखंड में आ जाएगा, ये मैं आपको बताऊं, जो इंडिया की पॉलिसी है, चाइना उत्तराखंड में भी आ जाएगा, चाइना जो है ये सिक्किम में भी आ जाएगा, चाइना ये सिस्टर से ये कोई ये उसको बात नहीं कर पा रहे। ये उसको, यानी देखें ना, अमेरिका ने बयान दे दिया, ओ भाई अमेरिका तो फलस्तीनियों के बयान दे देता है, अमेरिका ने बयान दे दिया, अमेरिका ने UN ने बयान दे दिया, बयान की बात नहीं हो रही।
ये फड्डा जो है, ये फड्डा फिर काशगर एयरबेस है। अच्छा, ये जो है ये कराकोरम पास के पास इतने लद्दाख में बनाई हुई है उन्होंने। फिर शगान लोकजाई एयरपोर्ट है, पूरे पूरे एयरपोर्ट्स हैं। और ये जो है ये उसके बाद निंगसाई मैंगलिंग एयरपोर्ट है, उसके बाद लासा गोंगार एयरपोर्ट है, उसके बाद रुतंग काउंटी हेलीपोर्ट है। ये सारे एयरपोर्ट्स हैं। अक्साई चिन हेलीपोर्ट है। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये इन्होंने ये पूरी रिपोर्ट इंडिया टुडे ने छापी है, CSIS और चाइना रिपोर्ट के इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस उठाई। ये यहां पर एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, बड़ी जंग, ठीक है ना। वो बड़ी जंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो साइबर है, वो उसमें इन्होंने आज उनकी इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे एक्सरसाइज भी की है। लेकिन वो तो उनके तो वहां तो देखें आप पूरे इंडिया की फौज उठा के ना, ये कुछ 3000 किलोमीटर के करीब जो है इनकी दरमियान जो सरहद है जी। उस सरहद को नीचे ले जाएं, ऊपर ले जाएं, जो भी ले जाएं, जहां पर भी आप करें, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर जो भी है, बॉर्डर अभी तो बॉर्डर ही नहीं है ना कोई। तो इशू ये है कि ये आप तमाम इंडिया के फौज, जितनी फौज है और जितनी नेवी और जितनी एयरफोर्स है, उन सबको एक एक फुट पे भी खड़ा कर दें ना, तो वो फौज कम पड़ जाएगी। आप चाइना से नहीं लड़ सकते भाई। चाइना की जो वो तो तैयार बैठी, उनकी वेस्टर्न कमांड से नहीं लड़ सकते आप। तो बात, मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये कि पॉलिसी क्या है। अब पॉलिसी तो इसका कुछ भी नहीं है, सवाए इसके कि लोकसभा में एहतजाज हो गया, राजनाथ सिंह ने बयान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और ये इसमें ये टोटल ठुस हो गया है टू फ्रंट वॉर वाला। उसकी वजह यह है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में आप जाते हैं, ये टू फ्रंट वॉर वाला खेल था कि अगर आपका लद्दाख और लद्दाख के साथ ये ज्वाइन हो जाता है, यानी वो लद्दाख का एरिया और साथ उसके ज्वाइन होता है ये सियाचिन, और फिर ये LOC और नीचे खुलता है पाकिस्तान और चाइना इस तरह। लेकिन अगर यहां पर कुछ नहीं हो, अगर वो पूरी की पूरी, इसीलिए इन्होंने यहां से मूव करके ये लद्दाख में ले गए थे। लद्दाख है मगरबी साइड LAC की। अगर वो मशरकी साइड, यानी मशरकी साइड से अरुणाचल प्रदेश की तरफ वो जाते हैं, वहां फ्रंट खोलते हैं, तो ये टू फ्रंट वॉर का तो खेल ही अलग। ये तो बहुत, ये तो फौज मूव नहीं कर सकती यहां से वहां, वहां से। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके कोई लोग आके खुल के बात करें। अभी चाइना का जवाब देंगे, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम यूं नहीं करेंगे, वो नहीं, ये सारी वो पूरी जो है ना ये लफाजी। क्वाड खामोश है, क्वाड किस लिए है, फिर उसके बाद वो ये पूरा का पूरा इशू मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना का बॉर्डर ऊपर से जाके इन्हीं पहाड़ी इलाकों से जाके मिलता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। वहां उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो अफगानिस्तान जहां से पाकिस्तान के साथ पे अटैक शुरू हो गए, ठीक है। और कौन, अच्छा, ना सिर्फ पाकिस्तान भी शुरू हुए, चाइना पे भी हुए, ठीक है, चाइना पर भी हुए। चाइना ने डाउन प्ले किया, लेकिन चाइना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे फिर पहले भी बात की कि अगर चाइना की इन्वेस्टमेंट पे इस तरह अटैक होने शुरू हो गए, तो अफ्रीका में जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और इराक में और बाकी जो चाइना के लोग हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट जोन, ठीक है ना। यानी आप उसमें ये देखें नाइजीरिया, आप देखें सोमालिया, आप देखें एरिट्रिया, इथोपिया में बैंड, ये पूरा जो है वो उनके बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। ये जो आपका एक डैम बन रहा है, जिस डैम के ऊपर फटा चल रहा है, एरिट्रिया का, इजिप्ट का और सूडान और ये सारा, तो इथोपिया। तो बात ही है सारी कि वहां पर उन चाइनीज को कौन सेव करेगा अगर ये इन्होंने अपनी चाइनीज इंजीनियर्स को या लेबर को इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। एग्जैक्टली, तो इसीलिए उसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं अफगानिस्तान के हालात। जी डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। अब आ जाए पाकिस्तान पे, आप वक्फा लें, तो अब उसमें फिर आ जाते हैं इस बात पे कि क्या इमरान खान साहब अफोर्ड कर सकते हैं कि वो 17 तारीख को ऐलान ना करें 23 का असेंबली तहलील होने, और परवेज इलाही साहब कहें कि नहीं अभी तो मार्च तक खींचते हैं इसको। ठीक है, ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, तोशा खाना केस की समाअत जो है वो मुकर्रर कर लिए, केस जो है वो समाअत के लिए, और इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। इसके फैसले पर आप क्या समझते हैं कि खान साहब के लिए कोई मुश्किलात पैदा होने जा रही है? देखिए, खान साहब के लिए मुश्किलात होंगी उस सूरत में जब खान साहब उस पोजीशन में आ जाएंगे जिसमें वो इस वक्त है। ये एक सियासत में ऐसे ही होता है ना। देखें, जब ये PDM बनी, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जलसे शुरू किए,
ठीक है, उन्होंने एहतजाज शुरू किए, जल्द से शुरू किए एक स्ट्रीट पर। इमरान खान साहब ने मुकम्मल, ये लॉन्ग मार्च हुआ जिसको दरमियान में वो एक सानिया पेश आए, अटैक हुआ इन पे, लेकिन उसके बावजूद इनका वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में मौजूद है। अब इशू ये है सारा कि वो वोट, उस वोट बैंक से आपने एहतजाज करना है या आपने हुकूमत में आना है। हुकूमत में आने का एक ही तरीका है, ठीक है, वो तरीका ये है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। ये अगर 17 तारीख को 23 का ऐलान नहीं करते, किसी कोई कानूनी ले आए वजह दोनों असेंबलियां तोड़ने का, एक असेंबली में तो कोई इशू नहीं, केपी तोड़ दे, केपी में वो पहले तोड़ें, ये तोड़े नहीं, इमरान खान इज द लीडर, खत्म। और दूसरी बात ये कि एक फैसला करें, इस तरह के दौर से पीपल्स पार्टी गुजर चुकी है, रगड़ा खा चुकी है बहुत, उनके तो लोग किलों में फांसियां खाई हुई हैं, लगी हुई हैं। वो पार्टियां कम्बैट कर जाती हैं, लेकिन एक असूली पोजीशन खास वक्त पे ले लें। ये मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ को सजाए मौत, हाईजैकिंग केस, यानी केस क्या था, हाईजैकिंग। जरा सोचें, ये तो अभी तो चले जो भी पनामा शनामा है, ये कामा, वो हाईजैकिंग का केस था, मुशर्रफ साहब वो वापसी हो गई। लेकिन होता ये कि आप अपने उस पोजीशनिंग को एक खास वक्त पे जाके, जब आपको पता है कि बिल्कुल मेरे दुश्मन बैठे हैं सामने भी और मेरी सफों में भी, आप अगर कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे तो वहां पे खड़े हो जाएंगे। जैसे खुद कह रहे हैं ना, मुझे दीवार से लगा दिया, और दीवार से पीछे फिर क्या होता है। इशू यह है कि अगर आप इलेक्शन में ले जाते हैं और इलेक्शन 3 महीने, ये होता है ना खेल सारा, अगर इलेक्शन में आप 3 महीने में ले जाते हैं तो 3 महीने के अंदर फिर उसके बाद आप यहाँ एल करते हैं, ये करते हैं, वो करते, असेंबलियां तोड़ दी ना आपने, जिसने पहले वो कहते हैं ना कि पहले हथौड़ा मार दिया, खेल उसका हो गया। अब पता चला आपने 17 को कहा मैं असेंबलियां तोड़ता हूं, तो 20 तारीख के बाद क्या तोशा खाना है, आगे पीछे दाएं बाएं, वो लोग तो इलेक्शन, एक बहस तो इलेक्शन की छिड़ जाएगी ना मुल्क में। लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए, कैसे करते हैं, ये हो जाए, वो उसने ये मशवरा दिया, वो मशवरा, और अभी भी लोग हैं, अभी भी लोग मौजूद हैं जो खान साहब को डरा रहे हैं, वो डरा रहे हैं खान साहब को। देखें आप, असेंबलियां चली जाएंगी, ये रोड सड़क पे पुलिस खड़ी है, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। ओ भाई, बेनजीर भुट्टो की 17 सीटें थी, इशू छोड़ दिया आप। वो नवाज शरीफ जो है, ये मैंने आपसे कहा ना, ये पूरी हुकूमत बन गई थी मुशर्रफ साहब की, तो नवाज शरीफ कहां थे उसमें। लेकिन होता ये है कि आप एक खास वक्त खास फैसला तो करें ना। अब ये कि वो फैसला 17 तारीख, अब परवेज लाई नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा। ओ भाई, अगर नहीं तो फिर उसके बाद ये ज़हन में रखें खान साहब, अगर खान साहब का ख्याल है कि ये जो मैसेजिंग हो रही है कि खान साहब कुछ ना करें ना, देखें ना हम आपके साथ हैं ना, आप हम बहुत अच्छे हैं ना, आप देखें ना मुल्क का ऐसे करें ना, आगे कर देना, थोड़ा सा ये कर, ये खान साहब को मुकम्मल तौर पे कहते हैं ना, ग्राइंडर में डाल के खान साहब को ग्राइंड कर देंगे अगर खान साहब ने इसको डिले कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना यू टर्न आगे पीछे, अच्छा मुकदमे शुरू हो जाएंगे करना, इनके लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, ये आजम स्वाति की तरह और बहुत सारे। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो खान साहब ने करना है 17 को करना है। अच्छा, ये भी फिर एक सवाल है कि क्या इसके बाद इस्तेकाम आएगा कि नहीं। हुकूमत का नुक्ता नजर एक और भी है, उस पर भी ध्यान, वो कहते हैं कि अगर ये हम तोड़ दें, फर्ज करें इसहाक डार साहब जो बात कर रहे हैं उस नुक्ते पर भी गौर करें। वो कहते हैं कि अगर हम ये तोड़ दें असेंबलियां, तो इसके नतीजे में क्या इस्तेकाम आ जाएगा, इसके नतीजे में और अदम इस्तेकाम आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के जो कहते हैं कि इससे पहले कि हमारा सियासी सरमाया बिल्कुल ही मुक जाए, हम बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाएं सियासी तौर पे, क्योंकि आगे तो कुछ नहीं है 5-6 महीने के अंदर, तो हम ये बजट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, पता चला आईएमएफ ने और मुसीबत डाल दी, ये ऑयल की प्राइसेस फिर उड़ गई, अभी देखिए नीचे गया हुआ है, और अभी तक वो हम 9-10 रुपए की बात कर रहे हैं, हालांकि 30 रुपए की बात हुई थी। तो वो आज देखें क्या ऐलान होता है, 15 तारीख को ऐलान होता है अमूमन, तो क्या ऐलान होता है, लेकिन वो 30 रुपए से हम चलें, 10 रुपए 8 रुपए, लेकिन उस पर आईएमएफ को इतराज होगा फिर कि ये आपने क्यों कर दिया, ये तो ऐसे करना। इशू ये है कि मईशत एक बिगड़ा हुआ सब्जेक्ट है, और इसके साथ सिक्योरिटी आपकी खराब हो रही है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सकिन हो गए हैं ना, एक मतलब खिंच गए हैं एक मकनातीस की तरह दोबारा, तो आपका वो बॉर्डर जो है अफगानिस्तान वाला, उसके ऊपर वो कभी बाढ़ तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, वो अटैक्स हो रहे हैं, अंदर लोग मारे। इस मामले को आपने कैसे एड्रेस करना है, कैसे निपटाना है इससे पहले। और ये मैं बताऊं, जितना देर हो रही है ना चीजों में, पॉलिटिकली आप डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, अदम इस्तेकाम, सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ रहा है, और आपकी मईशत नीचे जा रही है। क्यों? ये मैन मेड क्राइसिस, ये मैन मेड, ये चंद दिनों में जो आपने चंद महीनों में हुआ है, मतलब ये नहीं, बल्कि ये तो अफगानिस्तान को तो अभी शुरू हुआ है ना चंद दिनों में, और ये मईशत भी अचानक आपकी बिल्कुल नीचे गिरी है पिछले चंद दिनों में महसूस हुआ जब से आईएमएफ नहीं आया यहाँ पे दोबारा, और उसके साथ ही सियासी अदम इस्तेकाम तो मुसलसल चल रहा है। तो इसको हमने कहीं ना कहीं इसको डायलॉग के जरिए ही, एक दूसरे पे गोलाबारी तो नहीं करनी ना हमने मुल्क के अंदर, डायलॉग के जरिए कैसे होता है। हाँ, खान साहब
एक कर दें कि ये मैं मुल्की उसके लिए मैं इसको डिले करता हूं कुछ अरसे के लिए। हाँ, लेकिन अगर इसको आगे करेंगे ना आप, अच्छा वो कहेंगे ना मेरे को डिले, इनका वोटर कहीं नहीं जाएगा, इनका और हुकूमत से कह दें कि ये तय यू टर्न, इमरान का वोटर वहीं रहेगा, लेकिन उसका रीजन ये अदम इस्तेकाम खत्म हो। लेकिन अगर वो कहती है ना 17 को कि मैं 23 को ऐलान मैं भी नहीं कर रहा, मैं कुछ वजूहात है, मैं रजू कर रहा हूं, अभी मैं इससे बात करूंगा, उनसे करूंगा, फिर उसके बाद ये होगा कि वो मजीद जारहाना अंदाज में आएंगे और ये केसेस, ये नाहली, ये सारे मामला खान साहब पे खुलेंगे और हुकूमत इसको फिर इससे फायदा उठा सकती है। फायदा उठा के वो तो 1 साल आगे ले जाएंगे ना इसको, वो तो इसको जो कि मौलाना साहब कह चुके हैं ना, वो आइन में है गुंजाइश ना, वो तो इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद ये है कि खान साहब के बहुत से लोग टूटेंगे इनके साथ से, और बहुत से लोग जो है वो गिरफ्तार होंगे और ये सारा होगा। पर सियासत एक ऐसे मरहले पे है, मेरा ख्याल है कि जहां पर अल्लाह करेगी बातचीत हो जाए, ये कामयाब हो जाए। अब मतलब आरिफ अलवी साहब कोई मैसेज अगर लेके गए हैं, देखिए अयाज सादिक साहब दोस्त हैं इमरान खान साहब के, कॉलेज में साथ पढ़े हुए, मतलब ये संजीदा लोग हैं। ये अगर आरिफ अलवी साहब को ऐसी बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं इमरान खान साहब, तो क्या समझाएंगे कि 17 को ऐलान ना करें आप? इमरान कहेंगे 1 मिनट ठहर जाओ, क्या 17 को ऐलान? काफ लीग रहनुमाओं से मुलाकात हुई है डॉक्टर साहब? हाँ, तो वो अब देखते हैं ना, अब एक दिन रह गया ना, जो कुछ है परसों ही है ना 8 बजे, तो परसों 8 बजे का इंतजार करते हैं। लेकिन उसमें मैंने आपसे ये कहा कि खान साहब के मसाइल चूंकि इसके बाद बढ़ रहे हैं, इस दौरान भी बढ़ रहे हैं और इसके बाद भी बढ़ेंगे, ये तोशाखाना केस, ये अरबों का मामला, ये सारा उसके बाद अरेंजमेंट जो है, ये जो गवर्नमेंट है ये फुल थ्रॉटल करेगी। हाँ, ये मैं बताऊं, और ऑलरेडी वो हैं जद में। डॉक्टर ब्रेक ले लेते हैं, एक वापस आएंगे, बात करेंगे मजीद। नाज़रीन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जहां हुकूमत की जानिब से खान साहब पे 62 और 63 की बात हो रही है, वहीं पे खान साहब की जानिब से भी मुतादिद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिसमें NRO 2 का भी जिक्र है। ये इल्ज़ामात की जो सियासत है, इसके नताइज क्या हम देख सकेंगे और आवाम के लिए इसमें कहीं पर रिलीफ होगा इन इंतखाबात के आने तक या इंतखाबात के बाद? देखिए, परसों तक ये मामला तय हो जाएगा। ये तो तय बात है कि हुकूमत कोई ऐसा फार्मूला लेकर नहीं आए आरिफ अलवी साहब जिसमें इमरान खान साहब के मुतालबात कोई किसी किस्म का हुकूमत ने माना हो। ठीक है, और इसीलिए वो बात हुई कि हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म की, आपका क्या ख्याल है कल हुकूमत इलेक्शन का डेट अनाउंस कर देगी? ऐसा तो नहीं होने जा रहा ना। कल हुकूमत इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करेगी तो परसों इमरान खान को करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी और असेंबली डिसॉल्व करके, और उसके बाकी जो तरीके हैं सारे वो ज़ाहिर यकीनन खान साहब ने उसकी वर्किंग कर ली होगी। ये भी मुमकिन है कि वो एक तारीख अनाउंस करें, दरमियान में नायल हो जाए। ये भी हुकूमत की कोशिश होगी दरमियान में कोई मुकदमात ऐसी कोई चीज़ कर दे उस तारीख से पहले, ताकि ये कि लोग बहुत सारे असेंबलियां तोड़ने से वो कहेंगे ना तोड़ो असेंबली यार, ये तो हमारा लीडर, ये भी तो इसलिए या तो फौरन ये होगा नाउ नेवर वाला खेल है, क्योंकि हुकूमत कोई इस पे इमरान खान साहब पे कोई लचक दिखाने की मूड में नहीं है अभी तक। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं अभी, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर एक पूरा एक रुख तब्दील हो सकता है इसके नतीजे में यूक्रेन जंग का, और वो ये कि पैट्रियट मिसाइल, पैट्रियट सिस्टम जो है अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है। ये वो पैट्रियट सिस्टम है जो 1980s में बना शुरू, 1991 की पहली खलीजी जंग के अंदर लोगों को याद होगा, पैट्रियट निज़ाम उधर से सद्दाम हुसैन के चल रहे हैं, वो इधर से पैट्रियट आया सिस्टम हवा में, वो जो है वो मिसाइल नाकारा बना दिया, बाद में वो चलता गया, उसकी और तरक्की होती गई, और ये कई मुल्कों में, नीदरलैंड में, जापान में, साउथ कोरिया ने जर्मनी से लिया, जर्मनी में है, सऊदी अरेबिया, इसराइल, बेशुमार दुनिया के मुल्कों में ये पैट्रियट सिस्टम मौजूद है। और ये कहा जाता है कि ये S-300 400 के आमने सामने कहीं इसको ये है, ठीक है। लेकिन ये जो है इसराइल ने भी यूज किया था जब, और बहुत महंगा बहुत है। जब हमास वाले चला रहे थे तो हम बात करते थे इसराइल वाले, ये यूक्रेन को दे दिए, और रशिया ने यूक्रेन को दे दिए। और इसके ऊपर रशिया ने कहा है कि ये तो हमारा आइडियल टारगेट है, ये तो आइडियल टारगेट है कि हमारी सरहदों के आप पैट्रियट मिसाइल आके बिठा रहे हैं, आप नेटो वेटो का मुल्क तो नहीं है, ये तो आप इनको दे रहे हैं, तो हम टारगेट कर उड़ा देंगे पैट्रियट मिसाइल को। अच्छा, और वहां में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, अमेरिकन फौज तो नहीं है वहां, तो यूक्रेन के फुल्लों की, तो यूक्रेन को देना जो है अभी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ये वही है, मतलब वही कि यहाँ से एक लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड जाता है ऊपर इंटरसेप्ट करता है, बहुत महंगा है, मतलब है कि इसमें
अब ये डिपेंड करता है सारा कि उसकी एक बैटरी शायद दे रहे हैं, 4 बैटरीज देनी है, 2 देनी है, कितनी देनी है, लेकिन यूक्रेन को देने का फैसला हो गया है। और इस पे पैसा बड़ा खर्च होगा। ये यूक्रेन वाले अगर इसको यूज करते हैं रशियन मिसाइल्स के अगेंस्ट, तो 1 मिलियन, मतलब उधर से पता चला वो हमास वाले तो छोटा सा फेंकते थे मिसाइल, उधर तो 1 मिलियन का उनको खर्च करना पड़ता था पैट्रियट मिसाइल उसको रोकने के लिए। तो यहाँ तो अब कैसे होगा, लेकिन उसके नतीजे में ये तलखी बढ़ गई, क्योंकि रशिया कह रहा है कि अब तो ये टारगेट ये तो नेटो का मुल्क नहीं है, यहाँ पेट्रोल लगाया आपने तो यहाँ पे तो ये हमारा रिएक्शन बनता है। और ये इसका लॉन्चिंग पैड है जी, ये मोबाइल होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एंड गेम इसका हवा में ही होता है। इनकमिंग थ्रेट को, ये इनकमिंग थ्रेट को नीचे रडार सेट है, एंगेजमेंट कंट्रोल रूम होता है, ये ऊपर से जाके ऐसे ही ऊपर जाके ब्लास्ट होता है इसका। इसके तीसरी अगर इसका डायग्राम देखें ना, तो यहाँ से इसके यानी ये ऊपर हवा में ही दूसरा जो मिसाइल आ रहा होता है सामने से, उस मिसाइल ये देखें ना, ये थ्रेट आ रही थी, ये जो रेड कलर का, इधर से इन्होंने इसको यहां से चलाया और ये एंड गेम हवा ऊपर ही हो गया, ठीक है, ये ऊपर ही हो गया। तो ये इसी तरह से हमने देखा होगा गल्फ वगैरह में अक्सर आती हैं तस्वीरें, सऊदी अरेबिया उधर से हुतीज ने मारा, उधर रियाद के पास हो। तो ये अब यूक्रेन में इसको लगाने का मकसद ये है कि, और रशिया का ये कहना कि ये तो हमारा टारगेट है, अगला टारगेट ही ये है, सही, ठीक है, और इसको मुड़ा देंगे। ठीक। तो अब ये आने वाले दिनों में इसका मतलब है यूक्रेन की जंग भी एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। इधर चाइना इंडिया के मामला बिगड़ रहे हैं, उधर अफगानिस्तान के अंदर फिर दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है, मुज़ाकरात हमारे उन लोगों से शायद आगे बढ़ नहीं रहे, वो बाढ़ को नहीं मान रहे, क्या मामला आते हैं, शहादतें हो रही हैं, इस मामले को भी डिप्लोमेटिकली हल करना जरूरी है। सेंटकॉम के चीफ आए हैं, तो मतलब है कि और बहुत कुछ हो रहा है जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैन मेड क्राइसिस में फंस गया है। असल मामला सिक्योरिटी खड़ा हो गया, मईशत का खड़ा हो गया दोबारा, और ये सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।